डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में। इसमें हम भौगोलिक सूचना प्रणाली की परिभाषा देंगे। इसके बाद भौगोलिक सूचना प्रणाली के मुख्य मुख्य अंगों पर चर्चा हम करेंगे। भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जिसका जो शॉर्ट रूप है वो है GIS। यानी जब भी GIS शब्द इसमें लेक्चर में आए तो उसका अर्थ समझना भौगोलिक सूचना प्रणाली या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि GIS क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है। भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जिसमें भौगोलिक आंकड़ों को, जिसमें धरातलीय आंकड़े भी होते हैं, अधरातलीय आंकड़े भी होते हैं, और जो कि भू संदर्भित होते हैं, या ये कह लीजिए भू संदर्भित भौगोलिक तथा धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, परिचालन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उनका प्रस्तरण किया जाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए, यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। यह क्या? भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है, जिसमें भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण और प्रस्तरण किया जाता है। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी समझ से बाहर है, जो मैंने परिभाषा में बताई हैं। अब हम प्रत्येक शब्द का यहाँ विश्लेषण करेंगे। जैसे कई चीजें हैं यहाँ। जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड, भू संदर्भित क्या होता है, भू संदर्भित आंकड़े क्या होते हैं, धरातलीय आंकड़े क्या होते हैं, अधरातलीय आंकड़े क्या होते हैं। इसी प्रकार ये जो अभिग्रहण शब्द बोला है मैंने, संग्रहण शब्द बोला है, परिचालन शब्द बोला है, विश्लेषण शब्द बोला है और प्रस्तरण शब्द बोला है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि परिभाषा में जब तक इन शब्दों का जानकारी ना हो, आपको परिभाषा मन मस्तिष्क में आपके नहीं बैठेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड डाटा क्या होता है। इसमें विद्यार्थियों, जब हम क्षेत्र की या किसी तत्व की अवस्थिति निर्धारित कर लेते हैं मानचित्र पर, और जो कि मानचित्र किसमें है? कंप्यूटर के अंदर है। यदि हम ये अवस्थिति निर्धारित कर लेते हैं तो वो कहलाता है जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड डाटा। और GIS में हम भू संदर्भित आंकड़े तैयार करने के लिए हम अक्षांश तथा देशांत रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अक्षांश तथा देशांत रेखाएं प्रयोग में लाई जाती है जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड डाटा के लिए। इसके लिए अन्य कोई प्रणाली भी हो सकती है, परंतु उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। अब इसको और समझिए थोड़ा सा। यानी किसी क्षेत्र की अक्षांश तथा देशांत रेखाओं के संदर्भ में स्थिति निर्धारित करना। मान लीजिए क्षेत्र है, यहाँ ये क्षेत्र, इसकी अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है, देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, ये कहेंगे कि ये है इसकी। जब हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा भू संदर्भित आंकड़ा, ये भू संदर्भित हो जाएगा। दूसरे, यहां केवल ये ना समझें कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक देशांतरीय विस्तार बताना है, केवल इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक अक्षांशीय विस्तार बताना है। यानी अगर हम कहीं भी पॉइंट मार्क करेंगे, मान लीजिए यहां हमने पॉइंट मार्क कर दिया या यहां पॉइंट मार्क कर दिया, यदि कंप्यूटर में डेटा जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड होगा तो यहाँ की अक्षांश तथा देशांत रेखा क्या है वो दिखाएगा।
यहाँ की अक्षांश तथा देशांतर रेखा क्या है वो दिखाएगा, यहाँ की दिखाएगा, यानी हर बिंदु की, हर स्थान की अक्षांश तथा देशांतर रेखा दिखाएगा। यानी वहां मान लीजिए कोई बिंदु है, तो ये बिंदु की लोकेशन है, तो इस बिंदु पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि कोई भी बिंदु पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं। ये हो गया फील्ड का। इसी प्रकार मान लीजिए खंबा खड़ा है, तो इस खंबे का जो जहां वो खड़ा है उसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति क्या है वो दिखाएगा। यानी इस यहां भी कोई बिंदु हो सकता है, यहां भी कोई बिंदु हो सकता है, अन्य कोई बिंदु हो सकता है। यानी सीधी सी बात है कि ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा में हम मानचित्रों को कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में इस ढंग से प्रिजर्व करते हैं, इस ढंग से उसमें प्रिजर्व हुए होते हैं, इस ढंग से उसमें संग्रहित हुए होते हैं कि प्रत्येक बिंदु की, प्रत्येक स्थान की, प्रत्येक क्षेत्र की उसमें अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति होती है। अब इसमें ये तो आ गया इसमें कि ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा क्या होता है। यानी ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जीआईएस में क्या है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा के लिए। यानी इसमें किसी कोई भी मैप या कोई भी स्थान या किसी भी क्षेत्र की उसमें मैप के साथ अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति फीड की हुई होती है। तो ये है ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा। दूसरा है, इसमें शब्द आया है स्पेशल तथा नॉन स्पेशल डेटा। ये क्या होता है? अब स्पेशल डेटा यहां इस चित्र से क्लियर होगा। जो हमें धरती पर स्वरूप दिखाई देते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, तालाब, नगर, गांव, सड़कें, खेत, ये सारा का सारा धरातलीय आंकड़े हैं। फॉरेस्ट लैंड धरातलीय आंकड़े हैं। आपके कॉलेज का जो बिल्डिंग है वो धरातलीय आंकड़ा है। कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें हैं, वो धरातलीय आंकड़ा है। यदि हम इन धरातलीय आंकड़ों के साथ इनके कुछ लक्षण जोड़ दें तो वो अधरातलीय आंकड़े होगी। यहाँ इस मान लीजिए नीम का पेड़ है, 21 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो 21 मीटर नीम का पेड़, ये अधरातलीय आंकड़े हुए। इसी प्रकार आपका महाविद्यालय है, महाविद्यालय धरातलीय आंकड़ा है, और महाविद्यालय में 810 स्टूडेंट हैं, 15 टीचर्स हैं, 640 ड्यूल डेस्क हैं, 135 पंखे हैं, 6 वाटर कूलर हैं, 36 वाशरूम हैं। तो इस प्रकार के जो हम अन्य सूचनाएं उसके साथ अटैच कर देते हैं धरातलीय आंकड़ों के साथ, वो अधरातलीय आंकड़े ही हुए। अब ये पर्वत है, पहाड़ियां हैं, ये धरातलीय आंकड़ा है। अब इस शिखर की ऊंचाई 5335 मीटर है, तो ये जो शिखर की ऊंचाई इस शिखर के साथ अटैच कर दी तो ये 5315 मीटर अधरातलीय आंकड़े हुए। विद्यार्थियों, अब इसमें ये तो आया है आपका ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड डेटा क्या होता है, स्पेशल डेटा क्या कौन सा होता है, और नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है। अब है इसमें अभिग्रहण। अभिग्रहण इसको बोला था कैप्चर को, इसको संग्रहण बोला था स्टोर को, मैनिपुलेशन, प्रस्तरण, एनालिसिस, विश्लेषण और डिस्प्ले, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अब परिभाषा में शब्द आता है अभिग्रहण। अभिग्रहण का मतलब है प्राप्त कर लेना। अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी बल्कि आसान है यहाँ। अभिग्रहण यानी डाटा को प्राप्त करना, उसको स्टोर करना और उसका परिचालन करना, मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन करने में क्या है? मैनिपुलेशन करने का सीधा सा अर्थ है कि विश्लेषण से पहले डेटा को विश्लेषण योग्य बनाना, और डेटा को विश्लेषण योग्य बनाने के लिए उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, उसमें से कुछ काटना पड़ता है, उसमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। यानी एक प्रकार से ये कह लीजिए उस डेटा में प्रयोग, उसको प्रयोग योग्य बनाना, उपयोग योग्य बनाना, और उपयोग योग्य बनाने के लिए उसमें कुछ ऐड किया जाता है, कुछ डिलीट किया जाता है, उससे उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है। यानी ये सारा का सारा मैनिपुलेशन में। अब परिभाषा में शब्द आता विश्लेषण करना, यानी जो भी हमने डेटा
परिचालन करने के बाद जो डाटा लिया है और उस डाटा को विभिन्न पक्षों से संबंधित हो सकता है, उसको विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण क्यों किया जाता है? ताकि विश्लेषण करके उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको विभिन्न क्षेत्रों में यूज किया जा सके और विश्लेषण के पश्चात उसको डिस्प्ले किया जाता है, या चाहे मॉडल्स के रूप में या कोई अन्य निष्कर्ष के रूप में उसको दिखाना, ये कहलाता है प्रस्तरण। तो इसमें परिभाषा में ये स्थितियां तो क्लियर हो गई जो मैंने बताई थी कि जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों को कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। यानी अभी तक हमने उन शब्दों की व्याख्या की है जो इस परिभाषा में आए हैं। इन शब्दों की व्याख्या आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था कि हर शब्द का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों, परिभाषा तो हमने बता दी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रस्तरण किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ डेटा को रिट्राइव भी किया जा सकता है, आंकड़ों की पुनः प्राप्ति भी की जा सकती है और उन्हें पुनः भी डिस्प्ले किया जा सकता है। रिट्रीव करना क्या होता है या डिस्प्ले करना क्या होता है, रीडिस्प्ले करना क्या होता है, इसके बारे में बता देंगे। इसकी जो यूटिलिटी क्या है, इसकी जीआईएस की, भौगोलिक सूचना प्रणाली की। भौगोलिक सूचना प्रणाली ठोस निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है तथा साथ के साथ निर्णय लेने में भी सहायक होती है। अब इसमें जो शब्द आया है कि आंकड़ों की पुनः प्राप्ति क्या होती है और रीडिस्प्ले क्या होता है। आंकड़ों की पुनः प्राप्ति का अर्थ है कि जो आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम आंकड़े किसी भी समय बार बार प्राप्त कर सकते हैं। इट मीन्स ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये आंकड़े बार बार प्राप्त करने के लिए या जितनी बार चाहो, जितनी बार इच्छा हो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए कुछ क्वेरी का हम यूज करते हैं, यानी डेटा की पुनः प्राप्ति होगी। यानी क्वेरी क्या है? क्वेरी क्या है? वास्तव में ये एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, या एक इंफॉर्मेशन कह लीजिए डेटाबेस को कि भाई डेटाबेस से हमें क्या चाहिए, ये है क्वेरी। यानी डेटाबेस में हम लिखेंगे डेटाबेस में क्या चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में असंख्य प्रकार का आंकड़ा है। डेटाबेस से मान लीजिए हमें चाहिए लैंड यूज का डाटा, तो क्वेरी में लैंड यूज डालेंगे तो लैंड यूज का डाटा आएगा। यानी डीबीएमएस से, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम में आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां से आंकड़े बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं। ये डेटा रिट्रीवल है। और क्वेरी का अर्थ है कि उन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि असंख्य आंकड़े हैं, वहां असंख्य आंकड़े हैं, तो उन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम को कि हमें किस प्रकार का आंकड़ा चाहिए। तो और क्वेरी में हम कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं उसमें डेटा में, उसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं और उस डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये शब्द आए थे यहाँ परिभाषा के बाद। क्या शब्द आए थे परिभाषा के बाद? कि इसमें आंकड़ों की पुनः प्राप्ति की जा सकती है और उन्हें पुनः भी दिखाया जा सकता है। तो यहाँ आपको परिभाषा देकर उसके बाद ये बताना है कि इसमें आंकड़ों की पुनः प्राप्ति भी की जा सकती है और इसको पुनः भी प्रसारित किया जा सकता है, पुनः भी दिखाया जा सकता है, और इसका उपयोग बताना है। अब हम आते हैं कि इसके अंग कौन कौन से हैं, जीआईएस के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। जीआईएस के जो 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस: कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल और यूजर कह लीजिए, और प्रोसीजर।
यहाँ हम चर्चा अब करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से संबंधित जो कंप्यूटर सिस्टम है, कह लीजिए कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो हमें आंखों से दिखाई देता है ना, वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम में जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो हार्डवेयर है। और कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। इसमें है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपके आ जाते हैं, इनपुट डिवाइस में वो डिवाइस आते हैं जो हम डेटा कंप्यूटर सिस्टम में डालने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे कि स्कैनर, डिजिटाइजर, कीबोर्ड, जीपीएस रिसीवर और अदर ग्राफिक्स इनपुट। अदर ग्राफिक्स इनपुट का डिटेल नीचे दिया है। अदर ग्राफिक इनपुट्स में माउस, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, जॉयस्टिक, वॉइस रिकग्निशन, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड सो ऑन। अब इसमें इनपुट डिवाइस के बाद आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में हार्डवेयर का वो पार्ट आता है जो हमें डेटा को बाहर दिखाता है, शो करता है, मॉनिटर है। अब सीपीयू में मान लीजिए कुछ है तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंटर है, प्लॉटर है। प्रिंटर और प्लॉटर में थोड़ा सा अंतर है। प्लॉटर विशेषता है जो विभिन्न प्रकार के मानचित्र हैं, विभिन्न प्रकार की ड्राइंग हैं, विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स, उनके लिए ज्यादा यूज होता है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस यानी जिसमें डेटा का स्टोर होता है। मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, सीडी है। डीवीडी RW, रीडेबल एंड राइट, रीड एंड राइट, ये दोनों की होती है। यानी हार्डवेयर का ये अंग है। और ये विद्यार्थी आजकल कंप्यूटर से परिचित हैं, जानते हैं विद्यार्थी इस बारे में। इसमें सीडी रोम फुल फॉर्म लिखा है, डीवीडी, सीडी, डीवीडी, ये इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं क्या है। अब है हार्डवेयर के मुख्य अंग कौन से हैं। ढेर सारे अंग वहां दिए थे, परंतु इसमें मुख्य मुख्य की चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? सारे के सारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं जो सीपीयू के इसी पर बंधे होते हैं, यानी इसी के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। हार्ड ड्राइव क्या होता है? इसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये डेटा को स्टोर करने के काम आता है। प्रोसेसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सीपीयू में कैलकुलेशन चलती हैं, जितना भी प्रोसेस चलता है, ऐड चाहे उसमें मॉडिफाई करने का हो, डेटा अपडेट करने का हो, डिलीट करने का हो, इंसर्ट करने का हो, सारा का सारा ये प्रोसेसिंग में आ जाता है। प्रोसेसर ये काम करता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें इसका क्या काम होता है? जो प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, जो प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल रहे होते हैं या जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए होते हैं, वो टेम्परेरी तौर पर रैम में स्टोर होते हैं। इसमें पढ़ने की और लिखने की दोनों भी प्रकार की क्षमता होती है। प्रिंटर आप जानते ही हैं, ये मैप प्रिंट करने के काम आता है। डॉक्यूमेंट, अनेक प्रकार के प्रिंटर उपलब्ध हैं, कोई रंगीन है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई छोटे आकार का, बड़े आकार का। एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस में वो डिवाइस आती हैं जो परमानेंटली कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि उनको जब भी हमें आवश्यकता होती है उनको अटैच किया जा सकता है। इसमें क्यों ऐसा होती हैं ये? ताकि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी चले जा सके। पेन ड्राइव है, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, ये सारे की सारी एक्सटर्नल डिवाइस है। ये कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होती, जब भी आवश्यकता पड़ती है इनको अटैच किया जा सकता है। मॉनिटर होता है, ये क्या काम करता है? डाटा का डिस्प्ले करता है। अनेक प्रकार के मॉनिटर
आते हैं, LCD, LED, और इनके जो साइज हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब GIS में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट किस प्रकार की होती है, या ये कह लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर की कैसी चाहिए, ये डिपेंड करता है काम के आकार पर। यदि छोटा काम है और मान लीजिए मुझे या आपको केवल एक आध व्यक्ति को काम करना है, तो उसके लिए लो कॉन्फ़िगरेशन वाला भी कंप्यूटर सिस्टम चल जाएगा। यदि कुछ लोगों को काम करना है तो उसके लिए मीडियम कॉन्फ़िगरेशन चाहिएगी, और यदि कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, किसी संस्थान, बड़े बड़े संस्थानों को काम करना है, बहुत सारे व्यक्तियों को काम करना है, तो उसके लिए बड़ी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को काम करना है, उसमें कम से कम प्रोसेसर ड्यूल कोर होना चाहिए, रैम कम से कम 4 GB की होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कम से कम 1 TB की, विंडो XP या इससे बड़ी होनी चाहिए, एक्सटर्नल एक्सप्लोरर 6 और मोर विद रिसेंट सर्विस पैक, माइक्रोसॉफ्ट NET फ्रेमवर्क 20 और मोर रिसेंट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसकी डिटेल लिखी गई है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS 5.0 और ग्रेटर, डिस्प्ले होनी चाहिए 1280 गुणा 1024 की, और इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसमें मैंने कहा था कि नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या काम करता है, अभी इसमें आया था ऊपर, हेल्प इन एडिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। IIS क्या होता है, वेब सर्विस सॉफ्टवेयर पैकेज, इसमें प्रयोग होता है होस्टिंग वेबसाइट्स। अब लार्ज साइज का प्रोजेक्ट होगा, ये तो छोटे साइज के प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी, अगर लार्ज साइज का प्रोजेक्ट है तो लार्ज साइज के प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। और लार्ज साइज के प्रोजेक्ट के लिए उनका कंप्यूटर सिस्टम का नाम भी अलग अलग है। जैसे कि एक मिनी फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और 200 से ज्यादा यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर बैठेंगे 200 आदमी, एक जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम होगा अन्य कंप्यूटर सिस्टम उससे जुड़े होंगे, जिसे हम मिनी फ्रेम कहेंगे। एक मेन फ्रेम है, इसमें सैकड़ों से लेकर कई हजारों व्यक्ति तक काम कर सकते हैं। इसमें एक बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे चल सकते हैं एक साथ, और ये भी जो मेन फ्रेम है ये भी मुख्य कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके साथ हजारों दूसरे कंप्यूटर सिस्टम जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, ये बहुत महंगा होता है और विशेष उद्देश्य के लिए उसका उपयोग होता है। इसमें जो कैलकुलेशन है बहुत जल्दी जल्दी होती है, और जो मैथमेटिक्स की और फिजिक्स की जो लंबी चौड़ी बड़ी डिफिकल्ट गणनाएं करने के लिए इसका उपयोग है। जैसे कि सैटेलाइट छोड़ना है उसके लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर की हमने चर्चा कर ली, दूसरा अंग है इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम है वास्तव में एक गूंगी बहरी मशीन है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर ना डाला जाए। जब गूंगी बहरी मशीन है तो कब काम कैसे करती है, ऑपरेटर क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन, जब कई इंस्ट्रक्शन इकट्ठी हो जाए उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो ये प्रोग्राम किसका क्या है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ही तो है। और जब कई प्रोग्राम इकट्ठे हो जाएं तो कई प्रोग्राम इकट्ठे कर दे, कई प्रोग्राम को हम इंटीग्रेट कर दें, वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। देखिए मैंने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम एक गूंगी बहरी मशीन है यदि उसमें सॉफ्टवेयर ना हो। जो कंप्यूटर का हैंडलर है, कंप्यूटर चलाने वाला है, उसको यूज करने वाला है, हम और आप जो यूजर हैं उसको कैसे चलाते हैं, उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऑपरेटर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, और कई इंस्ट्रक्शन जो इकट्ठी हो जाती है उसको प्रोग्राम कहते हैं, और कई प्रोग्राम को आप आपस में जोड़ दे सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। तो ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो सारा का सारा इसमें काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। और
जैसे कि अपना जीआईएस का काम है, उसके लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, और उस सॉफ्टवेयर में क्या योग्यता होती है, सॉफ्टवेयर में डाटा को कैप्चर करने की, उसको स्टोर करने की, उसकी मैनिपुलेट, एनालिसिस और डिस्प्ले करने की कैपेसिटी होती है। और यहाँ है आगे इसके सॉफ्टवेयर के मुख्य मुख्य अंग कौन से, जैसे कि हार्डवेयर के अंग थे ना 3, इसी प्रकार सॉफ्टवेयर के प्रमुख अंग हैं जीआईएस टूल। इसका काम है डाटा को ब्राउज करना। RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम है जो डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करना। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या होती है, मान लीजिए भूपृष्ठ का आपके पास आंकड़ा, तो भूपृष्ठ का आंकड़ा मान लीजिए आप उसमें खोलना चाहेंगे, अनेक सारी सूचनाएं साथ में खुलेंगी। आपको मान लीजिए जरूरत है लैंड यूज की, तो क्वेरी डालेंगे लैंड यूज डाटा, तो आपके पास लैंड यूज का खुल जाएगा। अगर आपको सोयल की जरूरत है तो सोयल का इंफॉर्मेशन खुल जाएगी, क्वेरी में सोयल डालेंगे। इसी प्रकार फॉरेस्ट, यानी इस प्रकार जो डेटा है विभिन्न भागों में बटा होता है। तो RDBMS में डाटा कई भागों में बटा होता है, ये है डाटा की स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। और इसमें डाटा को RDBMS में पुनः प्राप्ति भी की जा सकती है डाटा की, और उसमें एडिटिंग और इंसर्ट करना डाटा, यानी उसमें कुछ ऐड करना, डालना और इसको डिलीट करना, ये सारा का सारा RDBMS में हो जाता है। क्वेरी टूल होता है, इसमें ये RDBMS के साथ मिलकर काम करता है। इसमें जब हमें कोई सूचना प्राप्त करनी हो, एक प्रकार से क्वेरी टूल क्या रिक्वेस्ट है कंप्यूटर सिस्टम को कि हमें अमुक डाटा चाहिए। इसमें डाटा को इंसर्ट भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, और डाटा को अपडेट भी किया जा सकता है क्वेरी टूल में। एक है GUI, जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये हेल्प करता है यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच। यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच, सॉफ्टवेयर कौन सा, GIS वाला, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन करता है। GUI इंटरफेस का एग्जांपल मैं दूं, ये जो आइकॉन्स होते हैं विंडो पर, वो सारे के ये जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको कह सकते हैं, यानी सारे के सारे जो आइकॉन होते हैं विंडो पर वो है। ये GIS टूल क्या होता है, GIS टूल आया था ना शुरू में, GIS टूल ब्राउजिंग ऑफ डाटा। इस ब्राउजिंग ऑफ डाटा में क्या होता है, बफर टूल, क्लिप टूल, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसमें ज्यादा सा लिखने की जरूरत नहीं है, एडिशनल जानकारी के लिए है। मर्ज टूल, डिसोल्व टूल, इंटरसेक्ट टूल, यूनियन टूल, इरेज टूल एंड सो ऑन, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और मुख्य रूप से जो GIS सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल उपयोग में लाए जाते हैं, ऑटोडेस्क, इंटरग्राफ, एडास इमेज, ESRI, मैप इन्फो, मैप पॉइंट, ब्लैक होल, ये मुख्य GIS सॉफ्टवेयर हैं। दिस वाज ऑल अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।